अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम अगेन स्टडी कॉर्नर। सो आज जो है हमारा इम्यूनिटी का टेस्ट नंबर 2 है। इससे पहले हमने टेस्ट नंबर 1 डिस्कस किया है। अगर उसके एमसीक्यूज आपने नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखें, उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। अच्छा, तो टेस्ट नंबर 2 का हमारा एमसीक्यूज नंबर 1 है, इम्यून सिस्टम परफॉर्म आर एसोसिएटेड विथ। इम्यून सिस्टम किस चीज़ से एसोसिएटेड है? किलिंग ऑफ पैथोजन, एलिमिनेटिंग कैंसीरियस सेल्स, स्केवेंज डेड सेल्स, कंट्रोल एलर्जीज एंड हाइपर सेंसिटिविटी। अब इन सारी चीज़ों से जो है हमारा इम्यून सिस्टम क्या है, एसोसिएटेड है या रिलेटेड है। ये सारे काम जो है वो इम्यून सेल या इम्यून सिस्टम क्या करता है, परफॉर्म करता है। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई होगा, तो हम कहेंगे ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन क्या होगा हमारे लिए, करेक्ट होगा, ठीक है। ओके, एमसीक्यूज 2 हमारे पास है कि अ टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम दैट रिस्पॉन्ड इमीडिएटली इज कॉल्ड एज। अच्छा, वो कौन सा इम्यून सिस्टम है जो कि इमीडिएटली रिस्पॉन्स करता है? इसका मतलब वो इम्यून सिस्टम पहले से ही डेवलप हो चुका है, डेवलप्ड है। तो वो हमारे पास है इनेंट इम्यूनिटी, जो कि हमें बाय बर्थ मिलता है, ठीक है। बाय बर्थ जो इम्यून सिस्टम अवेलेबल होता है बॉडी के अंदर, वो कौन सा होता है, इनेंट इम्यूनिटी होती है, ठीक है, जो इमीडिएटली रिस्पॉन्स करती है किसी भी पैथोजन को। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 3 है, फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस इंक्लूड इन डैश इम्यून सिस्टम। फर्स्ट और सेकेंड लाइन ऑफ इम्यून सिस्टम जो है वो हमारा इनेंट इम्यूनिटी के पार्ट है, ठीक है। इनेंट का मतलब है जो कि बाय बर्थ प्रेजेंट होता है, उसको हम इनेंट इम्यूनिटी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4 है, हेपेटिक मैक्रोफेजेस आर आल्सो कॉल्ड एज। अब मैक्रोफेजेस सेल कौन से होते हैं, जो कि मोनोसाइट्स से पैदा होते हैं, यानी मोनोसाइट्स जो मैच्योर हो जाता है तब साइज के अंदर इनलार्ज हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है, या तो डेंड्राइटिक सेल बन जाएगा या तो वो मैक्रोफेज बन जाएगा। अब मैक्रोफेज जो है हर किस्म के एरिया को, साइड को क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो जब हेपेटिक सेल यानी लिवर के अंदर जो मैक्रोफेजेस अवेलेबल होंगे, लिवर के जो मैक्रोफेजेस होंगे, उनको हम क्या नाम देंगे, उनको हम कुफ्फर सेल बोलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, एमसीक्यूज नंबर 5 है हमारे पास, डैश किल्स फेगोसाइटाइज्ड पैथोजन बाय प्रोड्यूसिंग और रिलीजिंग नाइट्रिक एसिड। अच्छा, इनमें से कौन से सेल हैं जो कि ऑर्गेनिज्म को फेगोसाइटाइज तो करते हैं, यानी फेगोसाइटोसिस वाला प्रोसेस तो करते हैं, लेकिन बाद में उस पैथोजन को किल करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड के थ्रू, ठीक है। अब ये पैथोजन को क्या करेंगे, फेगोसाइटिस करेंगे, पैथोजन इनकी बॉडी के अंदर दाखिल हो जाएगा और फिर क्या पैदा करेंगे, फिर पैदा करेंगे नाइट्रस ऑक्साइड, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, जिस के थ्रू ये क्या करते हैं, पैथोजन को ब्रेक करते हैं। वो हमारे पास सेल होते हैं कौन से, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस। वो हमारे पास होंगे मैक्रोफेजेस, क्योंकि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो बेसिकली लाइसोसोमल जो एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, उनके थ्रू क्या करते हैं, पैथोजन को किल करते हैं, ठीक है। फेगोसाइटोसिस वाले प्रोसेस के अंदर हमारे पास दो ही किस्म के सेल इन्वॉल्व होते हैं, एक होते हैं न्यूट्रोफिल्स, दूसरे होते हैं मैक्रोफेज। लेकिन इसका जो किल करने का जो तरीका है वो ये है कि ये क्या करेगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के थ्रू ही किल करेगा, और लेकिन ये जो है नाइट्रिक ऑक्साइड के थ्रू क्या करता है, किल करता है, मैक्रोफेज। अच्छा, उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 6 है हमारे पास, स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रेजेंट ऑन दी पैथोजेनिक सरफेस आर कॉल्ड एज। कौन सी स्पेसिफिक प्रोटीन है जो कि पैथोजन के सरफेस पे प्रेजेंट होती है, उसको हम एंटीजन ही बोलेंगे। कोई भी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल या प्रोटीन जो कि फॉरेन पार्टिकल का है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एंटीजन का नाम देंगे। अच्छा, उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 7 है, लेयर ऑफ स्किन दैट कंटिन्यूअली शेड्स अलोंग विथ सरफेस पैथोजन। अब हमारे पास स्किन का जो 3 लेयर होते हैं, एपिड्रम्स, उसके बाद डर्मस, उसके बाद हाइपोड्रम्स। अब सारे जो पैथोजन होंगे वो क्या होंगे, एपिड्रम के ऊपर होंगे। तो एपिड्रम वाले जो सेल हैं वो डेड होते रहते हैं और शेड होते रहते हैं, यानी जिस तरीके से एक जो कवरिंग है, कवरिंग क्या हो जाती है, शेड हो जाती है या फॉल डाउन कर जाती है। इस तरीके से ये वाले एपिडर्मल वाले सेल जो हैं वे फॉल डाउन कर देते हैं, शेड हो जाते हैं, जिसके साथ पैथोजन भी क्या हो जाते हैं, बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। तो हम इसको बोलेंगे ये एपिड्रम्स के अंदर होता है या एपिडर्मल सेल करते हैं। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 8 है हमारे पास, म्यूकस मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट इन दी इनर लाइनिंग ऑफ डिश, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन किसके अंदर प्रेजेंट होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो इनर लाइनिंग डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तीनों की इनर लाइनिंग के अंदर प्रेजेंट होती है, तो हम कहेंगे ऑल ऑफ दीज होगा इसका, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 9 है, जिसका जवाब आप लोगों को देना है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में अवेलेबल नहीं है, मौजूद नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है स्किन, बी है आईलिड्स एंड टीयर्स, ऑप्शन नंबर सी है लेम्फोइड टिश्यूज, ऑप्शन नंबर डी है सलेवा, ऑप्शन नंबर ई है बैक्टीरिया ऑफ इंटेस्टाइन, यानी गुड बैक्टीरिया ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है। और ऑप्शन नंबर एफ भी है, जिसके अंदर लिखा है नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि फर्स्ट ऑफ लाइन ऑफ डिफेंस का पार्ट नहीं है, इसका जवाब आप लोगों को देना है। ओके, एमसीक्यूज नंबर हमारे पास है 12,
टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी व्हिच आर स्पेशलाइज्ड फॉर फेगोसाइटोसिस, वो कौन से डब्ल्यूबीसी के टाइप है जो कि फेगोसाइटोसिस करने के लिए स्पेशलाइज्ड हैं? तो मैंने कहा वो दो टाइप के सेल होते हैं, एक होते हैं मोनोसाइट, दूसरे होते हैं न्यूट्रोफिल्स। अब मोनोसाइट के आगे दो टाइप बनेंगे, एक बनेगा मैक्रोफेजेस और दूसरा बनेगा डेंड्राइटिक सेल, ठीक है, जिनके लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होंगी। तो वैसे भी ये दोनों सेल इससे पैदा होते हैं, तो हमारे पास जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? डी होगा, बोथ ए एंड बी। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 11 है हमारे पास, अमंग द फॉलोइंग आर मोस्ट अबंडेंट ल्यूकोसाइट्स, इनमें से कौन से ल्यूकोसाइट है? ल्यूकोसाइट का मतलब है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते हैं? दूसरा ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ल्यूको का मतलब है कलरलेस, वाइट ब्लड सेल बोलेंगे, ठीक है। तो कौन से सेल है जो कि मोस्ट अबंडेंट है? मोस्ट अबंडेंट का मतलब है ज्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट कौन से हैं? इसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, लेम्फोसाइट्स। अब ये भी कम क्वांटिटी में होते हैं, 2 से लेकर 8% होते हैं, ठीक है, और ये 20 से लेकर 24% के अंदर होते हैं, और ये तो 1% यहाँ समथिंग इसके अंदर होंगे। लेकिन जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये हमारे पास 50 से लेकर 70% जो डब्ल्यूबीसी हैं वो क्या होते हैं? न्यूट्रोफिल्स होते हैं। यानी न्यूट्रोफिल्स का जो नंबर है डब्ल्यूबीसी के अंदर सबसे ज़्यादा है। उसके बाद हमारे पास, अच्छा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारे पास इसका सी होगा, सही जवाब। ओके, उसके बाद एमसीक्यूज नंबर हमारे पास 12 है, न्यूट्रोफिल्स डिस्ट्रॉय पैथोजेंस बाय रिलीजिंग। अब न्यूट्रोफिल्स किस तरीके से डिस्ट्रॉय करते हैं? मैंने पहले भी बताया था कि न्यूट्रोफिल्स जो है ये भी फेगोसाइटोसिस करते हैं, लेकिन इसका जो किल करने का तरीका अलग है। नाइट्रिक जो ऑक्साइड है वो हमने पढ़ा था किसके अंदर? मैक्रोफेजेस के अंदर पढ़ा था। तो ये जो है पैथोजन को किल करते हैं बाय लाइसोसोमल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लाइसोसोम के अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं उनके थ्रू ये क्या करते हैं? किल करते हैं। और जिस एरिया के अंदर ये प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम फेगोसोम का नाम देंगे, क्योंकि उसके अंदर ये एंजाइम होंगे और दूसरी कुछ एसोसिएटेड रिसेप्टर मॉलिक्यूल होते हैं। इन सारी स्ट्रक्चर्स को मिलाकर हम फेगोसोम का नाम देते हैं। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 13 है हमारे पास, डैश ओरिजिनेट्स फ्रॉम माइलोइड सेल्स एंड अबाउट 2 to 5 days लाइफ स्पेन इन ब्लड। वो कौन से सेल हैं जो कि माइलोइड सेल से पैदा होते हैं, वहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं, और उसके बाद उसकी जो ब्लड की सर्कुलेशन के अंदर उसकी जो लाइफ स्पेन होती है वो कितनी होती है? सिर्फ 2 से 5 दिन होती है। वो हमारे पास होते हैं बेसिकली मोनोसाइट होंगे, वो हमारे पास क्या होंगे? मोनोसाइट होते हैं, जो कि माइलोइड में पैदा होते हैं। उसके बाद 2 से 5 दिन क्या होंगे? ब्लड सर्कुलेशन में रहेंगे। उसके बाद टिश्यू के अंदर चले जाएंगे, टिश्यू के अंदर उनकी साइज इनलार्ज हो जाएगी। उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएंगे या तो डेंड्राइटिक सेल के अंदर या तो मैक्रोफेजेस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 14 है, डैश आर लार्जेस्ट अमंग ऑल ल्यूकोसाइट्स। सबसे ज्यादा जो बड़ा सेल है साइज के अंदर वो कौन सा होता है? मैंने अभी अभी बताया, वो है मैक्रोफेजेस। तो एमसीक्यूज नंबर ए हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। ओके, एमसीक्यूज नंबर 15 है हमारे पास, बोथ मैक्रोफेजेस एंड डेंड्राइटिक सेल्स आर फंक्शनली सिमिलर। अब देखिए मैक्रोफेज और डेंड्राइटिक जो सेल होते हैं इन दोनों का काम क्या होता है? सिमिलर होता है, और ये ओरिजिनेट भी दोनों क्या होते हैं? मोनोसाइट से होते हैं, ठीक है। और दोनों ही पैथोजन को किल करके उसको सरफेस के ऊपर जो है सजा देंगे, इनवाइट करेंगे दूसरे सेल को, यानी टी सेल को हम कहेंगे ये क्या करते हैं? इनवाइट करते हैं। तो दोनों का काम क्या है? सिमिलर है, दोनों के जो प्रोसेस है वो सिमिलर है। दोनों टी सेल को एक्टिवेट करते हैं, दोनों एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हैं, एक ही जगह से ओरिजिनेट्स होते हैं, लेकिन इन दोनों का जो मोड ऑफ एक्शन है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो थोड़ा डिफरेंट इस तरीके से कि ये जो डेंड्राइटिक सेल होते हैं इनको एक्टिवेट करने के लिए या एक्टिवेट होने के लिए साइटोकाइन्स की नीड पड़ती है, ठीक है, एक स्पेशल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की जरूरत होती है। उसके बाद हम कहेंगे कि बोथ मैक्रोफेजेस एंड डेंड्राइटिक सेल्स आर फंक्शनली सिमिलर बट डैश आर डाइड आफ्टर कंप्लीटिंग टास्क। जब टास्क कंप्लीट हो जाता है तो कुछ सेल क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। तो वो मैक्रोफेजेस नहीं मरते, मैक्रोफेजेस जो है वो ऐसे बन जाते हैं एपीसी यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, लेकिन डेंड्राइटिक सेल जो है अपना काम खत्म करने के बाद क्या हो जाते हैं? किल हो जाते हैं। तो हम कहेंगे ये होगा डेंड्राइटिक सेल। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 16 है हमारे पास, एबिलिटी ऑफ सेल आर सब्सटेंस टू डैमेज और काज डेथ ऑफ टारगेट सेल इज कॉल्ड डेथ। वो कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर कोई सेल कोई सब्सटेंस क्या कर देता है? किसी टारगेट सेल को या टारगेट पार्टिकल को क्या कर देता है? डैमेज कर देता है या किल कर देता है। सेल की उसी एबिलिटी को हम क्या बोलेंगे? साइटोटॉक्सिसिटी का नाम देंगे, साइटोटॉक्सिसिटी बनेगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 17 है, फॉलोइंग आर दी 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, बोथ आर इन्वॉल्व्ड इन साइटोटॉक्सिसिटी बट देयर मोड ऑफ एक्शन इज डिफरेंट अगेंस्ट टारगेट सेल्स। अब ये 2 सेल हैं जिन दोनों ही परफॉर्म करते हैं साइटोटॉक्सिसिटी वाले प्रोसेस के अंदर। दोनों ही ग्रे एंजाइम और परफोरिन प्रोटीन रिलीज करेंगे। दोनों का काम क्या है? सेम है, लेकिन उसका एक्टिवेशन का मोड जो है वो डिफरेंट है। तो वो कौन से 2 सेल है जो साइटोटॉक्सिसिटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं? वो हमारे पास न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट होते हैं, सॉरी, वो हमारे पास होते हैं नेचुरल किलर सेल और टीसी सेल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, नेचुरल किलर सेल और टीसी सेल। ये बेसिकली क्या करते हैं? साइटोटॉक्सिसिटी वाला प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू नंबर 18 है, डे सेल्स डू नॉट नीड।
कौन से सेल हैं जिनको ज़रूरत नहीं होती सिग्नल की, लाइक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल फॉर एक्टिवेशन। ठीक है, अब हमारे पास जो टीसी सेल हैं, साइटोटॉक्सिक सेल हैं, वो हमेशा तब एक्टिवेट होंगे जब क्या आएगा, टी हेल्पर सेल से या किसी और सेल से क्या होगा, सिग्नल आएगा, यानी साइटोकाइंस आएगा, तभी वो सेल क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं टीसी सेल्स। लेकिन हमारे नेचुरल किलर सेल जो है ना, ये किसी सिग्नल पे डिपेंड नहीं करते, ये ऐसे ही सेल के अंदर घूमते रहते हैं, जहां पे भी इनको एबनॉर्मल सेल दिखेगा, जहां पे भी इनको MHC कॉम्प्लेक्स 1 वाला जो पार्ट कॉम्प्लेक्स 1 के बगैर जो भी सेल दिखेगा, उसको ये क्या कर देंगे, किल कर देंगे। ठीक है, उसको टारगेट सेल समझ के किल कर देंगे। तो हम कहेंगे नेचुरल किलर सेल के लिए सिग्नल की जरूरत नहीं होती। एमसीक्यूज नंबर 18 है हमारे पास, 18 हो गया, 19 है हमारे पास, MHC1R'। MHC जो है हम बोलेंगे हमारे सारे न्यूक्लियोटाइड सेल्स और प्लेटिलेट्स के ऊपर मौजूद होता है। इसको हम सेल सरफेस मार्कर भी बोल सकते हैं, इसको हम आइडेंटिटी टैग्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसको हम साइन बोर्ड भी बोल सकते हैं, सेल की आईडी यानी सेल का आईडी कार्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसी की वजह से हम सेल को पहचानते हैं कि भाई ये हमारी बॉडी का सेल है। तो हम कहेंगे इनमें से ये सारे ऑप्शन MHC1 के लिए क्या है, कॉम्प्लेक्स सही है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 20 है हमारे पास, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन यानी HLAR, अनदर नेम फॉर डैश इन ह्यूमन। अच्छा, HL किसको बोलते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर हम ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन बोलते हैं MHC1 के अंदर, MHC1 को। MHC1 मैंने अभी अभी बताया कि ये सेल की सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं, जो कि सेल की पहचान करवाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं पार्टिकल को हम, इन्हीं प्रोटीन को हम ह्यूमन बॉडी के अंदर हम क्या बोलते हैं, HLA बोलते हैं, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन बोलते हैं। ये दूसरा नाम है MHC के लिए। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास टेस्ट नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। अभी टेस्ट नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे और उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs होंगे, तो वो लाजमी देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।